हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है भूकंप। आज जो है हम भूकंप से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत भूकंप में आपको 3 प्रकार की तरंगे देखने को मिलती हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। भूकंप की स्थिति आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, और विशेष शब्द जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं उस पर भी आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूकंप। भूकंप का एक सिंपल सा अर्थ होता है, भू का मतलब होता है पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कांपना। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और कंप का अर्थ क्या होता है? कांपना। मतलब पृथ्वी के अंदर जो हलचल हमको देखने को मिलती है, जो कंपन हमको देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं भूकंप। भूकंप के अंतर्गत पृथ्वी के अंतर्गत जो कंपन की स्थिति आती है, हलचल पैदा होती है, उसके परिणाम स्वरूप भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। और वो भूकंप जो हमको तरंग के आधार पर पृथ्वी के धरातल पर देखने को मिलती है, जो कई प्रकार की हानियां उत्पन्न कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे भूकंप को, तो भूकंप में एक भू हो जाएगा, भू का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी, कंप का मतलब हो जाएगा कांपना। और उसी तरीके से भूकंप की स्थिति जब समुद्री स्थल पर पड़ती है, मतलब समुद्र में जब भूकंप की स्थिति आती है तो उसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं। आपको ये अर्थ याद रखना है। सुनामी से रिलेटेड छत्तीसगढ़ का जो टेट हुआ था, है ना, और सी टेट, इसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। सुनामी से संबंधित प्रश्न दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो समुद्र के अंतर जब भूकंप की स्थिति पैदा होती है तो हम उसको किस नाम से जानते हैं? तो हम उसको कहते हैं सुनामी। और अगर भूकंप धरती पर होता है तो नॉर्मल हम उसको भूकंप के नाम से ही जानते हैं, है ना। कंपन की स्थिति जब धरातल पर देखने को मिलती है, धरती पर देखने को मिलती है, तो हम उसको भूकंप कहते हैं। परंतु ये भूकंप की स्थिति जब समुद्र में देखने को मिलती है तो उसको सुनामी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप की स्थिति लगभग पृथ्वी के सतह से, धरातल से 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के अंतर्गत ही उत्पन्न होती है, और ये भूकंप की स्थिति धरातल तक आती है। ठीक है, तो भूकंप की जो स्थिति है या भूकंप का प्रारंभ कहां से होता है? तो पृथ्वी से लगभग 50 से 100 किलोमीटर के अंतर्गत ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर भूकंप की अध्ययन करना। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो वो सिस्मोलॉजी कहलाता है। आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, हम किसी भी चीज का जब अध्ययन करते हैं, भूकंप के बारे में जान रहे हैं, मतलब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसको हम एक पर्टिकुलर क्या नाम देंगे? उसको हम कहेंगे सिस्मोलॉजी। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता, भूकंप की क्षमता या भूकंप के अन्य मापदंड का जो हम निर्धारण करते हैं वो हम किस यंत्र द्वारा करते हैं, किस मशीन का उपयोग करना पड़ता है? उस मशीन को कहा जाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है उस मशीन को? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता का अध्ययन जिस मशीन के द्वारा किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो भूकंप लेखी यंत्र के नाम से उसको जाना जाता है। भूकंप लेखी यंत्र के रूप में जाना जाता है। भूकंप तीव्रता का अध्ययन जो किया जाता है किस पैमाने पर किया जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है भूकंप तीव्रता का अध्ययन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है, रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, सिस्मोलॉजी किसको कहते हैं? भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो भूकंप लेखी यंत्र या सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। सेकंड, भूकंप तीव्रता का अध्ययन किस पैमाने पर होता है? तो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है या रिएक्टर स्केल पर किया जाता है, जिस पे 0 से लेकर 9 तक के अंक पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं जब भूकंप की स्थिति पैदा हो जाती है उसके पश्चात जो हानि होती है, चाहे वो जन हानि हो, पेड़ पौधे की हानि हो, जीव जंतु की हानि हो, जो हानि हो जाती है उस हानि का अध्ययन करना कि कितनी हानि हो चुकी है, उस हानि का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मार्केल स्केल कहलाता है। और मार्केल स्केल पर इसका अध्ययन किया जाता है। किस स्केल पर किया जाता है? मार्केल स्केल पर किया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको इसमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी के अंतर्गत जो भूकंप पैदा होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं, भूकंप किस तरीके से पृथ्वी की सतह तक आता है, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए
कि पृथ्वी को हम 3 भागों में बांटते हैं। पृथ्वी का जो केंद्र वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं क्रोड। पृथ्वी का जो केंद्र वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं क्रोड, और उसके पश्चात ये जो मध्य वाला भाग होता है, ये जो मध्य वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं मेंटल। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं मेंटल के नाम से। उसके बाद पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, जो धरातल वाला भाग होता है, ऊपरी सतह जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? या तो हम भूपर्पटी कहते हैं उसको, या हम उसको क्रस्ट के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट के रूप में भी जानते हैं उसको, भूपर्पटी भी कहते हैं। बीच वाला जो भाग होता है पृथ्वी का, मिडिल भाग जो होता है उसको मेंटल कहते हैं, और जो केंद्र वाला भाग होता है उसको क्रोड कहते हैं। इतनी चीज आपको इसके अंतर्गत याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप की स्थिति किस प्रकार आती है, और भूकंप आपके जो शब्द हैं उसके कुछ विशेष शब्द हैं जिसके अर्थ आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि पृथ्वी के अंतर्गत या पृथ्वी के अंदर भूकंप पैदा होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो वह क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ भूकंप की उत्पत्ति हुई है, मान लीजिए यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति है, या यहाँ से भूकंप का प्रारंभ हुआ था, या ये वो स्थान है जहाँ से भूकंप प्रारंभ हुआ, तो इस बिंदु को या इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है भूकंप मूल। क्या कहा जाता है? भूकंप मूल, या इसको फोकस के रूप में जाना जाता है। दो नाम, इंग्लिश में फोकस याद रखना है ना, या हिंदी में भूकंप मूल याद रखना है। वो बिंदु जहाँ से पृथ्वी के अंतर्गत या पृथ्वी के अंदर, वो बिंदु जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, उस बिंदु को भूकंप मूल या फिर फोकस कहते हैं। फिर बात करते हैं, ये भूकंप में आपको 3 तरंगे देखने को मिलती हैं। पी तरंगे देखने को मिलती हैं, एल तरंगे देखने को मिलती हैं, एस तरंग देखने को मिलती है। तो पृथ्वी पर जो तरंग सबसे पहले आती है, या पृथ्वी का या धरातल का वह भाग जहां पर भूकंप की स्थिति या कंपन सबसे पहले पैदा हो जाए, भूकंप का कंपन जहां सबसे पहले पैदा हो जाता है भूमि के किसी भी धरातल पर, उस बिंदु को, जैसे एग्जाम्पल फॉर आप ले लीजिए कि यहाँ पर भूकंप की स्थिति पैदा हो गई है, तो सबसे पहले भूकंप कहाँ पहुँच जाएगा? इस क्षेत्र पर। यहाँ पर भूकंप सबसे पहले पहुँच जाएगा, या भूकंप इस स्थान पर सबसे पहले नुकसान पहुंचाएगा। तो इस बिंदु को किस नाम से कहेंगे, या इस बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कहते हैं इस केंद्र को? अभिकेंद्र। धरातल का वह भाग जहां पर भूकंप सबसे पहले देखा जाता है, अनुभव किया जाता है, वह केंद्र क्या कहलाता है? अभिकेंद्र कहलाता है, जिसको एपी सेंटर भी कहते हैं, जिसको एपी सेंटर भी कहते हैं, एपी सेंटर भी कहते हैं। तो याद रखना है, वह पृथ्वी के अंदर वह क्षेत्र जहां भूकंप उत्पन्न होता है भूकंप मूल कहते हैं, और धरातल का वह क्षेत्र जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ये आपको इसमें इतना याद रखना है। मतलब अभिकेंद्र हो गया आपका और भूकंप मूल हो गया। अब समझिए प्रतिध्रुव स्थल किसको कहते हैं? प्रतिध्रुव स्थल किसको कहते हैं? देखिए, ये वो क्षेत्र है जहां भूकंप सबसे पहले अनुभव किया जाएगा, या भूकंप की जानकारी सबसे पहले इस क्षेत्र से प्राप्त होगी, उसको कहेंगे हम अभिकेंद्र। और इसका विपरीत होता है, जहां पर भूकंप सबसे लास्ट में पहुंचेगा, उस बिंदु को या धरातल के उस क्षेत्र को प्रतिध्रुव स्थल कहते हैं। जैसे कि आप समझिए, सबसे अंतिम समय पर भूकंप इस स्थान पर पहुंचेगा, क्योंकि भूकंप जहां से उत्पन्न हुआ है से लेकर यहाँ तक की दूरी सबसे अधिक है, इसलिए भूकंप सबसे अंतिम समय पर यहाँ पहुँचेगा। इसलिए इस स्थान को कहेंगे हम, इस स्थान का नाम हो जाएगा प्रतिध्रुव स्थल। प्रतिध्रुव स्थल है ना, प्रतिध्रुव स्थल। प्रतिध्रुव स्थल किसको कहेंगे हम? वो क्षेत्र या धरातल का वो भाग जहां भूकंप सबसे अंतिम समय पर पहुंचता है, अंतिम बार जहां अनुभव किया जाता है, उस स्थान को, उस धरातल स्थान को क्या कहेंगे? प्रतिध्रुव स्थल कहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं समकंपन या सम भूकंप रेखा किसको कहते हैं? तो देखिए, समकंपन का मतलब होता है पृथ्वी पर ऐसे 2 स्थान
जहां पर एक ही भूकंप से समान तीव्रता उत्पन्न हो जाए। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, इस भूकंप के द्वारा इस क्षेत्रफल है ना और इस क्षेत्र पर दोनों जगह भूकंप पैदा हो जाता है। यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और उसकी तरंगें यहाँ तक और यहाँ तक पहुँच जाती हैं, और इन दोनों की भूकंप की तीव्रता मापने पर अगर ऐसा प्राप्त हो जाए कि दोनों की ही भूकंप की तीव्रता समान थी, तो उसको हम क्या कहेंगे? समकंपन। क्या कहेंगे? उसको हम समकंपन कहेंगे, क्योंकि दोनों जगह जो भूकंप की तीव्रता रही है वो कैसी रही है? समान रही है। मतलब दो समान स्थानों पर जब भूकंप की तीव्रता समान हो जाती है, भूकंप की तीव्रता मतलब उसके पावर, जब उसकी तीव्रता समान हो जाती है, तब हम उन दोनों बिंदुओं को क्या कहेंगे? समकंपन कहेंगे। क्या कहेंगे? समकंपन। और सम भूकंप रेखा किसको कहेंगे? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समकंपन रेखा कहलाएगी। इसको कहेंगे हम समकंपन रेखा। क्या कहेंगे इसको? समकंपन रेखा कहेंगे। मतलब समकंपन स्थानों को मिलाने वाली रेखा समकंपन रेखा कहलाती है। फिर उसी तरीके से एक शब्द आता है सहभूकंप रेखा। सहभूकंप रेखा का मतलब ये होता है कि एक ही समय पर दो स्थानों पर जब भूकंप आता है तो उन दोनों स्थानों को जोड़ने वाली रेखा सहभूकंप रेखा कहलाती है। देखिए एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि ये वाला क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र पर जो यहाँ से भूकंप आया है वो एक ही समय पर आया है। मतलब यहाँ जो भूकंप आया है और इस क्षेत्र पर जो भूकंप आया है, दोनों एक ही समय पर आया है। तो इन दोनों एक ही समय पर आया है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? सहभूकंप रेखा। क्या कहेंगे? सहभूकंप रेखा। इस चीज़ को आप क्लियर समझ जाइए। दोनों में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, परंतु आप समझिए। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ऐसे दो स्थान जहाँ एक ही भूकंप से समान तीव्रता वाले भूकंप उत्पन्न हो जाती है, समान प्रकार की तीव्रता मापी जाती है, तो ऐसे दो बिंदुओं को सहकंपन कहेंगे। और ऐसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? सहकंपन रेखा कहलाएगी। उसी तरीके से एक ही भूकंप से दो स्थानों पर समान समय पर जब भूकंप उत्पन्न होता है, तो उन दोनों बिंदुओं को या फिर उन दोनों क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाएगी? सहभूकंप। क्या कहलाएगी? सहभूकंप रेखा। क्या कहलाएगी? सहभूकंप रेखा कहलाएगी। ठीक है। अब इसके बाद फिर से एक बार बता देता हूं, जहां भूकंप उत्पन्न होता है उसको भूकंप मूल कहते हैं। पृथ्वी पर भूकंप जहां सबसे पहले पहुंचता है उसको अभिकेंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंप के अंतर्गत हमको 3 तरंगे पढ़नी पड़ती हैं, या भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। एक सबसे पहली तरंग होती है पी तरंग। अब पी तरंग, और उसके बाद आती है एस तरंग, और उसके बाद आती है आपकी एल तरंग। 3 तरंग हैं। देखिए सबसे अधिक गति जो है वो पी तरंगों में पाई जाती है, सबसे अधिक गति, है ना। और सबसे कम गति जो है वो एल तरंगों में पाई जाती है। 3 प्रकार की तरंग होती हैं। इन तरंगों के नाम आप समझ जाइए। नाम से रिलेटेड कई एग्जामों में प्रश्न बना है। जैसे कि आप समझिए पी तरंग, इसका नाम देखिए, इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, अनुलंब तरंग भी कहते हैं, संपीड़न तरंग भी कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं, और पी तरंग भी कहते हैं। मतलब इसके इतने सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे। किसके? पी तरंग के। पी तरंग जो है, जो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है ना, जो तरंगें, 3 प्रकार की तरंगें होती है, उसमें से जो पी तरंग है उसको हम प्राथमिक तरंग, अनुलंब, संपीड़न, अनुदैर्घ्य और पी तरंग कहते हैं। ये जो पी तरंग होती हैं ये सबसे अधिक तीव्र होती हैं। तीव्र मतलब इनका जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है, गति इनकी सबसे ज़्यादा होती है। परंतु जिस तरंग की गति अधिक होती है उस तरंग से नुकसान कम होता है। जिस तरंग की गति कम होती है उस तरंग से नुकसान अधिक होता है।
ठीक है, क्योंकि जो तरंग किस तरीके से चलती है, कंपन के रूप में चलती हैं, कंपन करते हुए चलती हैं। तो जब वो चलती हैं तो कंपन करते हुए जब वो चलती हैं तो नुकसान होता है, उससे कई प्रकार का नुकसान होता है। तो अगर हम बात करें पी तरंग, इनका वेग सबसे अधिक होता है, पी तरंगों का वेग सबसे अधिक होता है, सर्वप्रथम अंकित की जाती हैं, क्योंकि इनका वेग भी, अगर एक ही स्थान से तीनों तरंग निकलती हैं, कौन कौन सी तरंगें, पी तरंग भी निकलती है, एस तरंग भी निकलती है और एल तरंग भी निकलती है। एक ही स्थान से अगर 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंच जाएगी, पी तरंग पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी गति सबसे ज़्यादा है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंच जाएगी, पी तरंग पहुंच जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम अंकित भी किसको किया जा सकता है, हम सबसे पहले किसको महसूस करेंगे, तो हम पी तरंगों को महसूस करेंगे। इनको हम ध्वनि तरंगों के नाम से भी जानते हैं, पी तरंगों को ध्वनि तरंगों के नाम से भी जानते हैं। पी तरंगे जो होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकती हैं। मतलब इनकी गति करने की क्षमता तीनों में ही पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस तीनों में ये गति कर सकती हैं। कौन सी तरंगे, पी तरंगे। ठीक है, क्रस्ट से गुजरती हैं, ये क्रस्ट से गुजर जाती हैं। क्रस्ट कहाँ है आपका, जो मैंने आपको बताया, क्रस्ट से गुजर जाती हैं। ये क्रस्ट वाला भाग जो है, यहाँ से भी पी तरंगे क्या हो जाती हैं, गुजर जाती हैं, क्योंकि इनकी गति जो कैसी होती है, अधिक होती है, तो जल्दी से ये निकल जाती हैं। इनके द्वारा नुकसान बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि इनका वेग सबसे अधिक होता है। अब बात करते हैं द्वितीय तरंग, जिसको हम एस तरंग भी कहते हैं, द्वितीय तरंग भी कहते हैं, गौण तरंग भी कहते हैं। एस तरंग की बात हो रही है, जिसको हम द्वितीय तरंग भी कहते हैं, गौण तरंग कहते हैं। एस तरंग की जो गति है वो पी तरंग से कम होती है, याद रखना। लेकिन पी तरंग से अधिक नुकसान किस तरंग के द्वारा होता है, तो वो एस तरंग से होता है। पी तरंग की तुलना में एस तरंग अधिक हानिकारक होती है। ठीक है, इनको प्रकाश तरंग के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय तरंगों को या फिर गौण तरंगों को या फिर एस तरंगों को प्रकाश तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। नाम आपको याद रखना है, इसके भी नाम याद रखना है और इनके भी नाम याद रखना है। ठीक है, ये ठोस में गति कर सकती हैं, तरल में ये गति नहीं करती हैं। याद रखना, एस तरंगे जो होती हैं वो किस में गति नहीं करती, ठोस में गति नहीं करती, ये केवल तरल में ही गति कर सकती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठोस में गति नहीं करती, केवल तरल में गति कर सकती हैं। एस तरंगे ठोस वाले क्षेत्र से नहीं निकल सकती हैं। ठीक है, गति की पी तरंगों से कम होती है, इनकी गति पी तरंगों से कम होती है, वो अब मैं आपको बता चुका हूँ। इनको शरीर तरंग के नाम से भी जाना जाता है, शरीर तरंगे। ठीक है, शरीर तरंगे भी कहते हैं किसको, द्वितीय तरंग को, गौण तरंग को, एस तरंगों को, प्रकाश तरंगों को या शरीर तरंगों को। मतलब आपको ये 5 नाम याद रखना है। एस तरंगों के पूरे आपको द्वितीय तरंग, गौण तरंग, प्रकाश तरंग या फिर शरीर तरंग, ये नाम याद रखना है। ठीक है, फिर लास्ट की हम बात करते हैं धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगे मतलब ये जो धरती पर पहुंच जाती हैं वो धरातलीय तरंगे कहलाती हैं। इनकी गति बहुत कम होती है। धरातलीय गति सबसे ज़्यादा हानिकारक तरंगे होती हैं, क्योंकि इनकी गति सबसे कम होती है। गति कम होने से ही नुकसान अधिक होता है। अगर किसी भी तरंग की गति अधिक है तो वो जल्दी से निकल जाएगी, उसके द्वारा होने वाली हानि भी बहुत कम होगी। कुछ सेकंड का ही समय मिलेगा, उसमें वो ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाती है। लेकिन जिसकी गति कम होती है, जैसे कि धरातलीय तरंग, इसकी गति कम होती है। गति कम होने के कारण ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे कहलाती हैं, एल तरंगे। इनको हम एल तरंगे भी कहते हैं। इनको धरातलीय तरंग इसलिए कहते हैं, धरातल पर बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती हैं। ये धरातलीय तरंगे इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि धरातल पर बहुत अधिक हानि पहुंचाती हैं। विनाशकारी तरंगे होती हैं जिनको एल तरंगे भी कहते हैं। तो आप 3 तरंगे बिल्कुल याद रखिए। एक आपको रखना है एस तरंग याद, जिसको हम प्राथमिक तरंग, अनुलंब तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग और पी तरंग के नाम से जानते हैं। दूसरी तरंग है आपकी एस तरंग। एस तरंग में आपको क्या याद रखना है, द्वितीय तरंग कहते हैं इसको, गौण तरंग कहते हैं, प्रकाश तरंग भी कहते हैं और साथ ही साथ शरीर तरंग भी कहते हैं। फिर उसके बाद धरातल तरंग, जिसको हम
एल तरंग कहते हैं। तो धरातलीय तरंग भी याद रखना है, इसका दूसरा नाम एल तरंग। 3 प्रकार की तरंग याद रखना है। सब सर्वाधिक गति कौन सी तरंग में पाई जाती है? तो पी तरंग में पाई जाती है। यह जो प्राथमिक तरंग होती हैं उनमें सबसे अधिक गति होती है, परंतु ये नुकसान सबसे कम पहुंचाती हैं। उसी तरीके से जो धरातलीय तरंग होती है इनकी गति सबसे कम होती है, लेकिन इनके द्वारा हानि सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तरंगे आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि भूकंप की स्थिति आपको कहां कहां देखने को मिल सकती है भारत के अंतर्गत, और कहां कहां भूकंप देखने को मिले हैं जो कि एक विनाशकारी भूकंप के रूप में रहे हैं, इस पर भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भूकंप की स्थिति आप देखिए, भारत को 5 ऐसे छोटे छोटे मंडलों में बांटा गया है जहां भूकंप की स्थिति कई बार देखने को मिलती है। हालांकि भारत में बहुत कम भूकंप की स्थिति विनाशकारी रही है, लेकिन बाकी आप जापान वाला क्षेत्र देखेंगे, प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र देखेंगे, जापान के आसपास वाला क्षेत्र देखेंगे, वहां भूकंप ज्यादा आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तीकरण वहां सबसे ज्यादा पाया जाता है। प्लेट आपस में टकराती हैं, जो आप देखेंगे महाद्वीप हैं जो हमारे एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ये प्लेटों के ऊपर हैं। ये प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो उन प्लेटों के आपस में टकराने से ही भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे ज़्यादा प्लेटें आपस में टकराती हैं जापान में, तो जापान में आपको ज़्यादातर भूकंप देखने को मिलते हैं। ठीक है, भारत में 5 ऐसे जोनों में बांटा गया है जिसमें कच्छ की खाड़ी, उत्तर जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, यहाँ भूकंप कई बार देखने को मिला है। ठीक है, कच्छ की खाड़ी को भी हम भूकंप क्षेत्र में बांट सकते हैं, कच्छ की खाड़ी भी भूकंप क्षेत्र में आती है, भारत की बात हो रही है। उत्तर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है उसको भी भूकंप की स्थिति में रखा गया है, और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वो भी आपका उस जोन के अंतर्गत आता है, उस मंडल के अंतर्गत आता है जहां भूकंप की स्थिति देखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं 26 जनवरी 2001 को आपको एक भूकंप देखने को मिला था, भुज मतलब गुजरात में। ये भारत का है इसलिए आपको याद रखना है। इसकी तीव्रता भी आपको कितनी देखने को मिली? 6.9 इसकी तीव्रता थी, है ना, तीव्रता। और ये 15 किलोमीटर तक इसने जो है नुकसान पहुंचाया था, 15 किलोमीटर तक इसने नुकसान पहुंचाया था। और एक जो है क्षेत्र बन गया था आपका, जिसको जो है अल्लाह बांध के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम क्या रख दिया गया है? अल्लाह बांध के नाम से रख दिया गया है। ठीक है, अल्लाह बांध। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अल्लाह बांध। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 को भुज में आपको एक भूकंप देखने को मिला था, जहां गुजरात में। ठीक है, इसकी तीव्रता कितनी रही थी? 6.9। 15 किलोमीटर तक ये क्षेत्र इसने घेर लिया था, भूकंप से हानि हुई थी, और वहां पर जो क्षेत्र बन गया था उसको अल्लाह बांध के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जनवरी 2010 में कैरिबियन देश है एक आपका, जिस हैती, कैरिबियन एक देश है हैती, वहाँ भी आपको भूकंप देखने को मिलेगा। कब देखने को मिला था ये? जनवरी 2010 में। कैरिबियाई देश जो है हैती में, आपको नाम याद रखना है। 22 जनवरी 2011 को क्राइस्ट चर्च में भी भूकंप की स्थिति देखने को मिलेगी, न्यूजीलैंड में है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। कब? डेट याद रखना है आपको, 22 जनवरी 2011 को क्राइस्ट चर्च, और ये क्राइस्ट चर्च कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड भी आपको कैसा देखने को मिलेगा? ये भी द्वीप के रूप में है, 2 द्वीप हैं आपके, है ना। और यहाँ आपको भूकंप की स्थिति देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी ये, या कब देखने को मिली थी ये? तो ये 22 जनवरी 2011 को ये भूकंप की स्थिति क्राइस्ट चर्च में देखने को मिली थी। फिर उसके बाद एक भूकंप आपको देखने को मिला है 18 सितंबर 2011 को, ये भूकंप आया हुआ था 18 सितंबर 2011 को गंगटोक सिक्किम में। सिक्किम जो हमारा एक राज्य है वहाँ आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो 18 सितंबर 2011 को गंगटोक सिक्किम में भी ये भूकंप की स्थिति आई थी। ठीक है, तो ये डेट आपको बिल्कुल याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 26 सितंबर 2015 को अफगानिस्तान में भी एक भूकंप आया था, है ना। 26 सितंबर 2015 को अफगानिस्तान में भी आया था, तो 26 सितंबर 2015 अफगानिस्तान याद रखना है। उसके बाद 11 मार्च
11 को जापान में आया था। जापान में बिल्कुल याद रखिए, जापान में तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ भूकंप आते रहते हैं। भूकंप वाला जो क्षेत्र है वहाँ के लोग जो हैं लकड़ी के घर बनाते हैं, ताकि भूकंप आएगा तो लकड़ी के घर गिर जाएंगे और उसके बाद फिर लकड़ी के घर बना लिए जाएंगे। तो जहाँ भूकंप वाला क्षेत्र है, जहाँ अधिकांश भूकंप आते रहते हैं, भूकंप की तीव्रता पर निर्भर करता है कि भूकंप किस प्रकार का हानि उत्पन्न करेगा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता पर। तो छोटे छोटे भूकंप तो जापान में आते रहते हैं, जिसके कारण जो भूकंप का जो क्षेत्र है, जापान में भूकंप वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर घर जो बनते हैं वो लकड़ी के घर बनते हैं, ताकि भूकंप की स्थिति आने पर घर गिर जाते हैं और फिर उनको फिर से बना लिया जाता है। तो इसी तरीके से 11 मार्च 2011 को जापान में आपको ये स्थिति देखने को मिली थी। और इसके द्वारा जो हानि हुई थी, क्योंकि जब ये भूकंप आया था उसके द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज़्यादा फैल गया था, है ना। न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत ज़्यादा हवा में फैल गया था। और ये जापान में फुकुशिमा एक क्षेत्र है, वहाँ पर इससे हानि बहुत ज़्यादा हुई थी, है ना। तो 11 मार्च 2011 को जापान में एक भूकंप आया था और उसके द्वारा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर फैल गया था। और न्यूक्लियर रिएक्टर फैलने से फुकुशिमा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जापान का प्रमुख द्वीप होंशु, जापान का एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, होंशु की अगर बात करें, ये द्वीप जो है 8 फीट तक हिल गया था। ये जो जापान में भूकंप आया था 11 मार्च 2011 को, इसके द्वारा आप समझिए कि एक द्वीप जो पानी से घिरा होता है या चारों ओर से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, द्वीप कहलाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 11 मार्च 2011 को जो जापान में भूकंप आया था, उस भूकंप के कारण जापान का जो एक प्रमुख द्वीप है जिसका क्या नाम है, होंशु द्वीप जो है 8 फीट तक हिल गया था। अपने क्षेत्र से 8 फीट तक हिल गया था वो पूरा द्वीप। मतलब इतना विशाल आपको ये भूकंप देखने को मिला है, इतना विशाल ये भूकंप था, इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि उसने एक पूरे द्वीप को 8 फीट तक हिला दिया था। तो ठीक है, ये जापान में आया था 11 मार्च 2011 को। पूरे आपको याद रखना है। भारत में आपको क्षेत्र याद रखना है, कच्छ की खाड़ी, उत्तर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जिनको जोनों के आधार पर बांटा है। फिर उसके बाद 26 जनवरी 2011 को भुज, गुजरात में भी भूकंप आया था, याद रखना है। जनवरी 2010 को हैतीब में आया था। 22 जनवरी 2011 को न्यूजीलैंड में आया था। और 18 सितंबर 2011 को सिक्किम में आया था। 26 सितंबर 2015 को अफगानिस्तान में आया था। और 11 मार्च 2011 को जापान में भूकंप देखने को मिला था। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट हैं जो आपको जो भूकंप से रिलेटेड याद रखना है। भूकंप की तीव्रता किस तरीके से मापी जाती है, उसको जो भूकंप का अध्ययन है सिस्मोलॉजी कहलाता है। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल पर्टिकुलर याद रखना है ताकि एग्जाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको ना हो। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।